हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करिए अपने दोस्तों के साथ। और प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी। यहाँ पे मैं महत्वपूर्ण अंतर करवा दूंगा। देखिए, अभी ये मॉर्निंग है, मॉर्निंग अभी 9 बज रहे हैं। आपको मैं एक वीडियो दे रहा हूँ, शाम तक मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा, यानी कि 1+1 यानी 2 वीडियो महत्वपूर्ण अंतर वाले खत्म हो जाएंगे। आज मैं आपको आज मैं आपको 15+ आपको बायोलॉजी की वीडियो दूंगा और कोशिश करूंगा कि सुबह तक, मॉर्निंग तक भी जो बायोलॉजी के जितने भी आईएमपी वाले प्रश्न है सारा खत्म करने के लिए। जितने भी आपके बायोलॉजी वाले आईएमपी प्रश्न हैं, जैसे महत्वपूर्ण अंतर हो गया, दीर्घ उत्तरी हो गए, लघु उत्तरी प्रश्न हो गए, बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, इन सारे प्रश्नों को खत्म करने का, जो कि बार बार आपके बोर्ड में आते हैं, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज दूंगा। टेलीग्राम का नाम याद कर लीजिए, क्या है? टेलीग्राम चैनल का नाम है एसकेएम स्टडी। और आप जाके वहां से आप पीडीएफ को, नोट्स को अपने डाउनलोड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं हुई कहीं से भी। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही, क्रिएट हो रही, तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। हर चीज का आपको मैं सोल्यूशन दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। बोर्ड की जबरदस्त तैयारी आपके एसकेएम स्टडी परिवार आपके लिए कराएगा। बस आपको इसी प्रकार अपना प्यार दिखाना है, सपोर्ट करना है चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ बताना है ये एसकेएम स्टडी है जो कि बायोलॉजी की तैयारी बेहतरीन करवा रहा है। प्लीज सपोर्ट करिए उसको, ठीक है? चलिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण अंतर, यहाँ पे सबसे पहला जो अंतर देखेंगे हम लोग, किसको देखेंगे कि भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर देख सकते हैं। कब कब बना है? 2013 में, 2014 में, 2015 जेडब्ल्यू पेपर में, 2017, 2018 में ये बना हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर। काफी आईएमपी वाला प्रश्न है, और मैं आपको 2 वीडियो में ये जो अंतर वाला है खत्म कर देंगे। बस इन्हीं 2 आप वीडियो देख लेंगे, अंतर वाला खत्म हो जाएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आपको बस बता रहे हैं उतना अगर पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और चीज आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है। केवल जो जितना भी मैं आपको दे रहा हूँ, बस जितना मैं आपको दे रहा हूँ, बस यही पढ़ना है, और यहीं से आपके बोर्ड में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भ्रूण कोश क्या होता है। क्या होता है भ्रूण कोश? क्या होता है? चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। व्यू तो 40-50 हजार एक वीडियो पे ले आ देंगे, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, सपोर्ट करिए। एक बार 3.5 लाख दिखा दीजिए प्लीज। बस 3 दिन के अंदर 3.5 लाख सब्सक्राइबर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। आप लोग कहते हैं बच्चा भीख मांग रहा है। अरे भीख नहीं मांग रहे सब्सक्राइबर की। जब आप लोग सपोर्ट करते हैं ना, तो एक अंदर से बूस्ट मिलती है कुछ करने के लिए आपको, क्या किया जाए, बच्चे हैं हमारे, ठीक है ना? चलिए, सबसे पहला क्या लिखेंगे? एक क्रियाकारी गुरु बीजाणु से परिवर्धित होता है। हमेशा कोई भी क्रियाकारी क्या होता है? गुरु बीजाणु से ही परिवर्धित होता है। यह अनावृति बीजी पौधों का मादा मुकोद्भिद है। याद रखना, भ्रूण कोश क्या होता है? यह क्रियाकारी गुरु बीजाणु से परिवर्धित होता है। यह आवृत बीजी पौधों का मादा युग्मकोद्भिद है। क्लियर है? और भ्रूण कोश क्या होता है? भ्रूण कोश प्रायः 8 केंद्रकों तथा कुछ जीवद्रव्यों से बना या फिर से बनी सदैव अगुणित केंद्रकों वाली संरचना है। भ्रूण कोश 8 केंद्रकों तथा कुछ जीवद्रव्य से बनी अगुणित केंद्रकों वाली क्या है? संरचना है। यह मादा जनन इकाई को आश्रय देने वाली संरचना है। और यह क्या करती है? यह मादा जनन इकाई को आश्रय देती है। अगला अंतर, सभी आवृत बीजियों के कार्यकाली बीजांड में अवश्य होता है। क्या होता है? भ्रूण कोश। आप लोग कुछ इस टाइप से लिखेंगे, इधर डाल देंगे आप लोग भ्रूण कोश, और इधर डाल देंगे आप लोग भ्रूण पोष, ठीक है? मैंने इसलिए ऐसे से लिखा है नीचे ऊपर, क्योंकि इस प्रकार से नहीं बन पा रहा था, इसलिए मैंने पहले भ्रूण कोश लिख दिया, फिर भ्रूण पोष, ठीक है ना? इसका अस्तित्व निषेचन के पूर्व ही होता है, उसके बाद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे आप प्राप्त कर सकते हैं। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट है, गूगल पे सर्च कीजिए एसकेएम स्टडी क्लासेस, एसकेएम स्टडी क्लासेस। क्लियर है? चलिए, अगला है आपका भ्रूण पोष, एंडोस्पर्म। ये भ्रूण पोष क्या है भैया? देखिए यहाँ पे था ना, भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर। तो सबसे पहले आपको भ्रूण कोश करवा दिया, अब हम लोग पढ़ेंगे भ्रूण पोष, एंडोस्पर्म। तो त्रिसंलयन से प्रायः त्रिगुणित केंद्रकों से विकसित होता है। यह किससे विकसित होता है? यह प्रायः त्रिसंलयन से बने त्रिगुणित केंद्रकों से ही
भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अनावृतबीजी पौधों में युग्मकोद्भिद ही है। यह अनावृतबीजी पौधों में क्या होता है? युग्मकोद्भिद होता है। दूसरा, यह अनगिनत केंद्रकों वाली संरचना है। भ्रूणकोश 8 केंद्रक थे, लेकिन जो भ्रूणपोष होता है इसमें कितना होता है? अनगिनत केंद्रक होते हैं, जो प्रायः त्रिगुणित होता है, किंतु अनावृत बीजियों में यह अगुणित ऊतक के रूप में होता है। जो प्रायः कैसा होता है? त्रिगुणित होता है, लेकिन जो अनावृत बीजी पादप होते हैं या बीजी पौधे होते हैं उसमें अगुणित ऊतक के रूप में होता है। तीसरा क्या यहाँ पे छापेंगे? यह एक पोषक ऊतक है जो भ्रूण को बनते समय तथा अंकुरण के समय पोषण प्राप्त कराता है। यह क्या होता है? एक पोषण ऊतक होता है जो भ्रूण को बनते समय तथा अंकुरण के समय उसे क्या करता है? भोजन को प्राप्त कराता है। अगला है, यह बनता अवश्य है, किंतु द्विबीजपत्रियों में प्रायः बढ़ते हुए भ्रूण के द्वारा अवशोषित हो जाने से सभी बीजों में नहीं होता। यह सभी बीजों में बनेगा, लेकिन जो द्विबीजपत्री होती हैं जब वो बढ़ती हैं तो भ्रूण के द्वारा का क्या हो जाता है? इनका अवशोषण हो जाता है, जिसके कारण यह सभी बीजों में नहीं होता। इसका निर्माण निषेचन के पश्चात होता है। देखिए, जो भ्रूणकोश था इसका अस्तित्व निषेचन से पूर्व था, लेकिन जो आपका भ्रूणपोष है इसका अस्तित्व क्या है? इसका निषेचन के बाद अस्तित्व होता है। निषेचन से पूर्व नहीं रहेगा। निषेचन से पूर्व हमेशा क्या रहेगा? भ्रूणकोश ही रहेगा, लेकिन निषेचन के बाद क्या रहेगा? निषेचन के बाद आपका रहेगा भ्रूणपोष, और निषेचन पहले भ्रूणकोश। क्लियर है? अगला है आपका अंतर अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में भेद उत्पन्न कीजिए। 2011 और 2020 में ये प्रश्न बना है, काफी आईएमपी वाला प्रश्न है कि अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन में आपको अंतर लिखने के लिए प्रश्न बना हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अंडाणु जनन देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? शुक्राणु जनन। तो अंडाणु जनन क्या होता है? ये चैप्टर नंबर 3 से बना हुआ प्रश्न है, जो कि मानव जनन का आपका प्रश्न है ना। मानव जनन चैप्टर है, वहां से मैंने इसको उठाया है। और जो बोल रहे हैं ना, जितने भी हैं आपको मैं पूरा पूरा करवा दूंगा। आपको अन्य कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको लेके बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि मुझे चीजें और सर तो और की चीज नहीं पढ़नी पड़ेगी। जितना मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ उतने में आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। अंडाणु जनन, जनन उपकला से जनन कोशिकाएं प्राप्त होती है, क्रिया अंडाशय में होती है। याद रखना, जनन उपकला से क्या प्राप्त होती है? जनन कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, और अंडाणु जनन की क्रिया क्या होती है? अंडाशय में ही होती है। संपूर्ण प्रक्रिया में 3 प्रमुख है। गुणन प्रावस्था, अंडाणु जनन की बात कर रहे हैं इसमें, यानी कि अंडाणु जनन के संपूर्ण प्रक्रिया में, ऐसे भी लिख सकते हैं बढ़ा चढ़ा के, 3 प्रमुख है। गुणन प्रावस्था, प्रावस्था, वृद्धि तथा परिपक्वन प्रावस्था। अंत में अंडाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन होते हैं और अंडजन कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्लियर है? चौथा क्या अंतर लिखेंगे? पोषण इत्यादि होने के साथ ही बनने वाले प्राथमिक अंडक, योक इत्यादि संचित करके अंडजन कोशिकाओं से कई गुने बड़े होते हैं। अन्य अंडजन कोशिकाओं में वृद्धि न हो पाने के कारण ये पुटक कोशिकाएं बना लेती हैं तथा बढ़ते हुए प्राथमिक अंडक को पोषित भी करती हैं। अगला यहाँ पे 5वां अंतर क्या लिखेंगे? 5वां अंतर लिखेंगे, परिपक्वन प्रावस्था में एक अर्धसूत्री विभाजन, जिसके 2 विभाजन हास्य विभाजन और समसूत्रण में काफी अंतराल होता है। अगला हम लोग अंतर क्या लिखेंगे? एक ही मादा युग्मक बनता है। अंडाणु जनन में क्या होता है? हमेशा एक ही मादा युग्मक बनता है, इसे अंडाणु कहते हैं। अन्य कोशिकाएं ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं। अन्य जो कोशिकाएं होती क्या होती हैं? ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं। अब आता है आपका शुक्राणु जनन। ये शुक्राणु जनन में क्या लिखेंगे? जनन उपकला से ही जनक कोशिकाएं प्राप्त होती है। जनन उपकला से क्या प्राप्त होती हैं? जनक कोशिकाएं प्राप्त होती है। किसमें? शुक्राणु जनन में। और यह क्रिया वृषण के अंदर होती है। याद रखना, शुक्राणु जनन किसमें होता है? वृषण में ही होता है। दूसरा अंतर लिखेंगे, समान रूप से 3 प्रावस्थाएं ही पाई जाती हैं, यहाँ पे 3 ही अवस्थाएं पाई जाती हैं इसमें। अंत में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन ही होते हैं, किंतु शुक्राणु जनन कोशिकाएं बनती हैं। होंगी तो गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन, लेकिन बनेगा क्या? शुक्राणु कोशिकाएं ही बनती हैं। वृद्धि प्रावस्था होती है तथा पोषण इत्यादि भी होता है, किंतु बनने वाली प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं शुक्राणु जनन कोशिकाओं से लगभग 2 गुना ही बढ़ती हैं।
पुटक आदि का निर्माण नहीं होता। क्लियर है। परिपक्व प्रावस्था में संपूर्ण अर्धसूत्री विभाजन होता है, किंतु दोनों भागों में अंतराल नहीं होता। एक मात्र कोशिका से 4 युग्मक बनते हैं। किसमें? शुक्राणु जनन में। अंडाणु जनन में केवल एक ही बन रहे थे, लेकिन इसमें 4 बन रहे हैं। अगला आपका अंतर है, देखिए काफी आईएमपी है, 2011, 2015, 2016, 2018 में आया है। प्रभावी तथा अप्रभावी में अंतर लिखिए। कभी कभी इसी का नाम दे देता है, क्या दे देता है? प्रभाविता। प्रभाविता तथा अप्रभाविता, प्रभाविता में अंतर लिखो, में अंतर लिखो। क्लियर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रभाविता और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं? अप्रभाविता। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाडलो, ये प्रभाविता क्या होता है। प्रभाविता क्या होता है? वह लक्षण जब युग्म विकल्पी कारकों जिन्स में एक कारक जो अपने लक्षण के लिए दूसरे कारक के प्रभाव को प्रदर्शित होने से रोक देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। वह लक्षण जैसे मटर के पौधे का लंबापन के विपरीत प्रभावों वाले दो पौधों का संकरण करने पर प्रथम संकरण पीढ़ी F1 में प्रदर्शित होता है। जैसे कि मटर के पौधे का लंबापन होना, तो क्या होता है? प्रभाविता होता है। अप्रभाविता में क्या लिखेंगे? वह लक्षण जब युग्म विकल्पी कारकों यानी कि जिन्स में से एक कारक जो अपने लक्षण को प्रभावी कारक के रहते हुए प्रकट नहीं कर पाता, उसे क्या कहते हैं? अप्रभाविता कहते हैं। एक के लिए प्रथम संकरण पीढ़ी F में जो प्रभाव प्रदर्शित होता है, जैसे मटर के पौधे का नाटापन, यह हमारा क्या होता है? अप्रभाविता का उदाहरण है। अगला यहाँ पे है अंतर, समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी में अंतर। तो एक तरफ क्या लिखेंगे? समयुग्मजी, दूसरे में लिखेंगे विषम युग्मजी। समयुग्मजी क्या है? किसी युग्मनज में जब एक लक्षण के दोनों कारक एक साथ अर्थात दोनों प्रभावी अथवा दोनों अप्रभावी हो, तो इस लक्षण के लिए पौधों या कोशिका समयुग्मजी होती है। उसमें क्या होता है? समयुग्मजी। और यह लक्षण शुद्ध होता है यानी कि प्योर होता है। विषम युग्मजी में क्या लिखेंगे? किसी युग्मनज में से जब एक लक्षण के दो कारकों में से एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी हो, तो इस लक्षण के लिए पौधा या कोशिका विषम युग्मजी कहलाता है। यह लक्षण क्या होता है? संकरण यानी कि हाइब्रिड होता है। तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट अंतरों को बताया गया है। इन 4 अंतरों को तैयार कर लीजिए, एक और वीडियो ले आ देंगे, उसमें आपके जितने भी अंतर वाले प्रश्न क्लियर हो जाएंगे और आपका सिक्योर हो जाएगा 4 अंक, 4 दूनी 6, 12 अंकों का ही आपका अंतर पूछा जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो 12 अंक बिल्कुल पक्का हो जाएगा इनको देखने से। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।